गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी स्पेशल जो एसआई का हिंदी साहित्य का पाठ चल रहा है उसका पाठ नंबर 10 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इससे आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसमें हम 15 से 20 क्वेश्चन 15 से 16 मिनट में करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग इसके जो पार्ट 9 है, पार्ट 9 तक अपलोड हो चुके हैं। अभी तक अगर आपने पार्ट 9 तक नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपका उसको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि जो या इसकी जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में भी जाके आप वो सारी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। और अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें 15 नंबर के क्वेश्चन यानी 5 से 6 नंबर जो 6 प्रश्न आते हैं, 2.5 नंबर के हिसाब से अगर देखें तो 15 से 17 नंबर पक्के हो जाते हैं, 17.5 नंबर, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एसआई में आपको महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है यह हिंदी साहित्य स्पेशल हिंदी में। वैसे इसमें से जीएस से भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन। बट अगर आप अगर यूपी कांस्टेबल की तैयारी करें तो यूपी कांस्टेबल्स में भी इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप उन सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो यूपीएसआई का फॉर्म भर चुके हैं और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है, जिसका उन्होंने फॉर्म डाला या डालने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न में। आज का पहला प्रश्न है, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? ऑप्शन नंबर ए है ग्रियर्सन, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डी है मिश्र बंधु। और अगला है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा था? मलुकदास, बी दादू दयाल, सी श्याम सुंदर, या डी सुंदर दास। तो पहले का जो ऑप्शन हो जाएगा, पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रियर्सन। भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग, भक्ति काल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो कहा था वह डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा था। और अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह मलुकदास द्वारा किया गया था। इसका पूरा होगा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। यह आपका है, यह मलुकदास के द्वारा किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? ए सगुण धारा राम भक्ति शाखा, बी सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, सी निर्गुण धारा ज्ञान श्रेयी शाखा, या डी निर्गुण धारा प्रेम श्रेयी शाखा। और अगला है कि ज्ञान श्रेयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या था? ए दैत्यवाद, बी अदैत्यवाद, सी विशिष्टाद्वैतवाद, या डी शुद्धाद्वैतवाद। तो पहले का हो जाएगा, रैदास जो थे, पहला जो ऑप्शन दिया है राम भक्ति, तो राम भक्ति थे नहीं, सगुण भी नहीं थे, ये भी दूसरा भी गलत हो जाएगा, कृष्ण भक्ति। तीसरा हो जाएगा कि निर्गुण धारा और ज्ञान श्रेयी शाखा के कवि थे। रैदास थे, कबीरदास थे, रैदास थे, कबीरदास थे, नानक थे, यह सब निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। और ज्ञानश्रेयी निर्गुण काव्य की दार्शनिक जो आधार है, ऑप्शन नंबर बी अद्वैतवाद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ए शबद, बी रामायणी, सी बीजक, या डी साखी। और अगला है कि ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास, या रैदास। तो इसका पहले का हो जाएगा 365 का आपका बीजक हो जाएगा। और ज्ञानश्रेयी शाखा के जो कवि हैं, महत्वपूर्ण जो प्रमुख कवि हैं, वह कबीरदास है।
यानी साकी शबद रामायणी जो है उनकी संरचना बीजक नामक में एक ग्रंथ में की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि कबीर किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए सूफी काव्य धारा, बी संत काव्य धारा, सी कृष्ण काव्य या डी राम काव्य। और अगला है इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? ए रैदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास या डी गुरु नानक। तो पहले का हो जाएगा कि कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वह संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसमें हो जाएगा तुलसीदास यह सगुण भक्ति काव्य के कवि हैं, न कि संत कवि धारा के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और आप ध्यान है जो यहाँ पे हाईलाइटेड किया गया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो बहुत बार पूछा गया और उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। निगुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्राज्ञ एवं सुशिक्षित थे? ए धर्मदास, बी सुंदरदास, सी दादू दयाल या डी रज्जब। और अगला है मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? नानक, दादू, कबीर या रैदास। तो पहले का हो जाएगा दादू दयाल सर्वाधिक शास्त्रों का ज्ञान एवं सुशिक्षित, यानी सु का मतलब होता है बहुत ज्ञानी थे। और मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यह कबीर के बारे में कहा गया है। और अगला है कि संत काव्य नाम किसने दिया? ए राहुल शंकराचार्य, बी राम कुमार वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसको आपको रटना है, एकदम समझ कर रट लेना है इसको, क्योंकि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। यूपीएसआई हो या किसी भी परीक्षा जो आगे लगी हो उसमें पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें इसका। तो इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा राम कुमार वर्मा ने संत काव्य नाम दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे इसमें आपका क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ कि किस कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए मगहर, बी काशी, सी इलाहाबाद या डी बनारस। और अगला है कबीर किस शासनकाल के किस शासक के समकालीन थे? ए अकबर, बी हुमायूं, सी सिकंदर लोडी या डी बहादुर शाह जफर। तो कबीर किस शासनकाल के किस शासक के समकालीन थे और कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, इन दोनों को बताना। तो कबीर की जो मृत्यु हुई थी वो मगहर में हुई थी और जन्म वाराणसी में हुआ था। और कबीर जो है वह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने किसका निर्माण कराया था? आगरा का निर्माण कराया था। और अकबर के समकालीन कौन थे? तुलसीदास थे। और मिर्जा गालिब जो थे वह बहादुर शाह जफर के समकालीन थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? ए कबीरदास, बी चंद्रवरदाई, सी सूरदास या डी विद्यापति। और अगला है कि पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन हैं? ए नामवर सिंह, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल या डी विजय देवनारायण शाही। तो पहले का जो हो जाएगा वह हो जाएगा कबीरदास। ज्ञानश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि कबीरदास हैं और पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले जो कवि हैं वह विजय देवनारायण शाही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मलिक मुहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है?
ए पद्मावत, बी परमाल रासो, सी मधुमालती या डी मृगावती। और अगला है सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? ए पद्मावत, बी इंद्रावती, सी मृगावती या डी यूसुफ जुलेखा। इन दोनों का आपको आंसर बताना है। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पद्मावत। ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पद्मावत है और सूफी काव्य पद्धति का अंतिम जो ग्रंथ है वह इंद्रावती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम सूफी कवि हैं? ए मुल्ला वजही, बी कुतुबन, सी मुल्ला दाऊद या डी मुल्ला वजही। ये तो दो ऑप्शन है, मुल्ला वजही मुल्ला वजही। और अगला है सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है? ए श्लेष, बी समोशोक्ति, सी वक्रोक्ति या डी अनुप्रास। तो पहले का हो जाएगा हिंदी के प्रथम सूफी कवि का जो नाम है वो मुल्ला दाऊद है और सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समोशोक्ति अलंकार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट, नागमती, विरह। और अगला है इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? इसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है। अखरावट, पद्मावत, चित्रावली या आखिरी कलाम। ये तो बहुत आसान हो गया क्योंकि ऊपर भी वही दिया और नीचे भी, बस एक ऑप्शन बदला है। तो पहले में हो जाएगा डी नागमती विरह इनकी रचना नहीं है और इसमें हो जाएगा चित्रावली मृत जो है कुतुबन की है, न कि जायसी की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे लास्ट दो क्वेश्चन बचे हुए हैं कि पद्मावत को समाशोक्ति किसने कहा है? ए माता प्रसाद गुप्त, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी राम कुमार वर्मा या डी गणपति चंद्र गुप्त। जायसी किस धारा के कवि हैं? नागपंथी काव्यधारा, रासक काव्यधारा, ज्ञान मार्गी काव्यधारा या प्रेमाख्यान काव्यधारा। तो इन दोनों में आपको बताना है कि दोनों का जो आंसर होगा वह आपका क्या होगा। तो इसका हो जाएगा जो पद्मावत को समशोक्ति किसने कहा, तो वह हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी। और अगला है कि जायसी किस धारा के कवि हैं, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रेम संख्यान महाकाव्य धारा के कवि हैं। तो यह जो दोनों हैं ये इन दोनों इनके बारे में महत्वपूर्ण है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और उन सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती हो। और हिंदी का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, यह स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में क्वेश्चन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं। अगर यूपीएसआई में 100 नंबर का आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 80-90 नंबर ला सकते हैं और सब्जेक्ट में 80 नंबर लाना आपको कठिन का होगा, ज़्यादा समय लगेगा 80-90 नंबर के लिए। इसमें आपको कम समय में 10 से 15 मिनट में 10 मिनट में आपको 80 से 90 नंबर ला सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उन सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट 11 के पार्ट के साथ।
जय हिंद दोस्तों।